हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डी फार्मेसी की, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, देन आपको मिल जाएगा वहां पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वह किसके बीच की संयोजक कड़ी होता है। किसके बीच की संयोजक कड़ी होता है? ऑप्शन ए दिया है सरीसृप व स्तनियों के बीच की कड़ी होता है। सरीसृप व स्तनियों के बीच की कड़ी होता है। या फिर सरीसृप व पंछियों के बीच की कड़ी होता है। उभयचर व सरीसृपों के बीच की कड़ी होता है। या फिर पक्षियों व स्तनियों के बीच की कड़ी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, सरीसृप व पक्षियों के बीच की कड़ी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो आर्कियोप्टेरिक्स है वह लगभग जो है 140 करोड़ वर्ष पूर्व इसका उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, जुरासिक काल में उस समय ये अभी ये प्रजाति नहीं पाई जाती है, ये पक्षी जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग लुप्त कड़ी भी बोलते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। इसके जो गुण हैं वो सरीसृप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके जो गुण हैं वो पक्षियों के भी थे और डायनासोर से भी मिलते जुलते थे, इसलिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, विजमान ने, या फिर डी व्रिज ने? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है विजमान ने। विजमान ने जो है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था 1886 ईस्वी में। ठीक है, 1886 ईस्वी में विजमान ने किसका थ्योरी दिया हुआ था? जनन द्रव्य का निरंतरता। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वो है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया था? पुनरावृत्ति का या फिर बायोजेनिक लॉ का सिद्धांत का जो है किसने दिया हुआ था ये सिद्धांत पुनरावृत्ति का? मिलर ने दिया था, डार्विन ने दिया था, लैमार्क ने दिया था, या फिर हैकल ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था? हैकल ने। इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वो है कि कौन से कल्प में जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी? प्रोटीरोजोइक कल्प में, मीसोजोइक कल्प में, सिनोजोइक कल्प में, या फिर आर्कियोजोइक कल्प में? तो इसका जो राइट आंसर है वह जीवन की उत्पत्ति जो है किसमें हुई थी? आर्कियोजोइक कल्प में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दिया है, एक शिशु में जन्म के समय छोटी सी पूंछ है, यह क्या दर्शाता है? एक शिशु है, छोटा सा बच्चा है, वो उसके जन्म के समय में छोटी सी पूंछ लग जाती है या फिर छोटी सी पूंछ है, तो वो क्या दर्शा रहा है? प्रतिगामी जैव विकास दर्शा रहा है, उत्परिवर्तन दर्शा रहा है, या फिर पूर्वजता दर्शा रहा है, या फिर कायांतरण दर्शा रहा है? तो ये जो छोटी सी पूंछ है वो क्या दर्शा रहा है फ्रेंड्स? पूर्वजता दर्शा रहा है। ठीक है, कभी कभी अचानक ऐसा हो जाता है तो वो पूर्वजता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भ्रूणीय परिवर्धन का नियम किसने दिया था? भ्रूणीय परिवर्धन का जो नियम था वह किसने दिया था? वॉन वेयर ने, हेकल ने, वेलेश ने, मार्गन ने? तो वान वेयर ने जो है भ्रूणीय परिवर्तन का सिद्धांत या फिर नियम दिया हुआ था। ठीक है, जिसमें कि प्रत्येक प्राणी की चूड़ावस्था उसके पूर्वजों की भ्रूणावस्था से तुराती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, खच्चर कैसे उत्पन्न होता है? खच्चर जो है कैसे उत्पन्न होता है? अंतर जातीय संकरण से, अंतरा जातीय संकरण से, या फिर ए व बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जो खच्चर उत्पन्न होता है वह घोड़ा और गधों के बीच में अंतरा जातीय प्रजनन से होता है, अंतरा प्रजनन से होता है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है जीवाश्म के
काल निर्धारण की अपेक्षाकृत सर्वाधिक सही विधि क्या है? सही विधि क्या है? किससे रिलेटेड है ये? जीवाश्मों के काल निर्धारण के अपेक्षा सर्वाधिक सही विधि क्या है? यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। यूरेनियम सीसा विधि, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद, पोटेशियम आर्गन विधि, रेडियो कार्बन विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि, यानी बी आंसर जो हमारा सही है। वह क्या काम में आता है? यह विधि काम आता है जीवाश्मों की काल निर्धारण की प्रक्रिया के लिए सबसे सही या फिर सबसे उपयोगी यह विधि मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद। अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ पर दिया है, डी ब्रिज ने जैविक क्रम विकास से संबंधित अपना उत्परिवर्तन मत किस जीव पर शोध करते हुए प्रस्तुत किया था? डी ब्रिज ने जैविक विकास से संबंधित अपना उत्परिवर्तन मत किस जीव पर शोध करते हुए प्रस्तुत किया था? आइनोथेरा लैमार्कियाना, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, पाइशम सटाइवम या फिर एल्थिया रोजिया। तो इसका जो राइट आंसर है ह्यूगो डे ब्रिज, इनका पूरा नाम था। ह्यूगो डे ब्रिज ने 1901 ईस्वी में आइनोथेरा लैमार्कियाना या फिर उसको क्या कहते हैं साध्य प्रिमरोज पर उपयोग करके उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी ए आंसर हमारा सही है। प्रश्न दिया हुआ है, मछलियों का युग क्या है? मछलियों का युग किसे माना जाता है? इन सभी नीचे जो दिया गया है उसमें से किसे माना जाता है मछलियों का युग? डेवोनियन काल को, आर्डविशियन काल को, या फिर साल्यूरियन काल को, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेवोनियन काल को मछलियों का युग कहा जाता है। डेवोनियन काल को मछलियों का युग कहा जाता है। इस युग में मछलियों की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीवित जीवाश्म कौन सा है? जीवित जीवाश्म कौन सा, यानी जो नीचे यहाँ पर दिया गया है उसमें से जीवित जीवाश्म कौन है? शिलोकैंथ है, या फिर ल्यूमिलस है, स्फिनोडॉन है, या फिर ये सब है? तो इसका जो राइट आंसर है वह डी है। क्या है? डी है, यानी ये सभी जो दी गई हैं वो क्या है? एक जीवित जीवाश्म है। प्रश्न जो है, जैव विकास का आधारभूत स्रोत है। जैव विकास का आधारभूत सोर्स है, स्रोत है, ठीक है। उत्परिवर्तन, लैंगिक चयन, प्राकृतिक चयन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो यानी जीवों का विकास किस स्रोत से होता है, किस पे आधारित है? उत्परिवर्तन पे है, लैंगिक चयन पे है, प्राकृतिक चयन पे है, या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर है? तो इसका जो आधारभूत स्रोत है वह है उत्परिवर्तन, ठीक है। ए आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, विकास की प्रारंभिक शक्ति है विविधता, प्राकृतिक वर्ण, अनुकूलन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका राइट आंसर है विविधता, ए, यानी कि अगर विभिन्नताएं होंगी, विभिन्नताओं से ही प्रारंभिक विकास होती है, शुरुआत होती है। जावा मानव का जैविक नाम क्या है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका राइट आंसर है होमो इरेक्टस, यानी बी आंसर हमारा सही है, होमो इरेक्टस। और जो आधुनिक माना है उसका क्या है? होमो सेपियंस। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह जीवाश्म मानव जिसने सर्वप्रथम गुफाओं की चट्टानों पर चित्र बनाए उसका नाम क्या है? पेकिंग मानव, जावा मानव, क्रो मैग्नान मानव, या फिर निएंडरथल मानव? तो इसका राइट आंसर जो है क्रो मैग्नान मानव ने, गुफाओं में जो है चट्टानों पर चित्र बनाए हुए थे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है,
निम्न में से किसे आधुनिक मानव का सीधा सीधा पूर्वज माना जाता है? होमो इरेक्टस को, रामापिथेकस को, होमो हैबिलिस को या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को? इसका राइट आंसर है जो है जावा मानव को। जावा मानव यानी होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को जो है हमारे जो होमो सेपियंस हैं उसका सीधा सीधा पूर्वज माना जाता है, क्योंकि इसके और होमो सेपियंस के लक्षण मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जावा मानव की कपाल क्षमता कितनी होती है? यानी जावा मानव का जो नेम है वो क्या है? होमो इरेक्टस। क्या है? होमो इरेक्टस का जो है क्या है, कपाल क्षमता कितना है? 900 सीसी है, 1200 सीसी है, 1500 सीसी है या फिर 600 सीसी है? तो इसका जो राइट आंसर है, जावा मानव की कपाल क्षमता कितनी होती है? 900 सीसी, यानी ए आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, मानव तथा चिंपैंजी जो बंदर होता है उस मानव तथा चिंपैंजी के समान उद्भव का जो गुण होता है, उद्भव यानी जो जन्मे हैं उसका जो गुण होता है किससे मिलता जुलता है? ऑप्शन ए दिया है क्रोमोसोम संख्या 3 और 6 के बैंडिंग पैटर्न पे, कपालधारिता से, द्विनेत्री दृष्टि से या फिर दंत सूत्र से। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। गुणसूत्रों पर उपस्थित पट्टियों की शैली का अध्ययन करने पर पता लगता है कि मानव तथा चिंपैंजी का तीसरा तथा छठा गुणसूत्र समान होता है। ठीक है, यानी ए आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे अधिक कपालीय क्षमता किस मानव में थी? पेकिंग मानव की, निएंडरथल मानव की, होमो सेपियंस सेपियंस मानव की या फिर क्रो मैग्नान मानव की? तो इसका जो राइट आंसर है, क्रो मैग्नान मानव की कपाली क्षमता सबसे अधिक थी और कितनी थी? 1600 सीसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे उदित एकेडमी चैनल के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।